वेलकम टू ऑनलाइन बायोकेमिकल स्टूडेंट। और मैं हूं हिमांशु कुमार। और आज हम लोग एक नया टॉपिक 11th क्लास के लिए केमिस्ट्री के फिजिकल केमिस्ट्री का पहला चैप्टर मोल कंसेप्ट आज हम लोग देखेंगे। तो आप रेडी होइए कि मोल कंसेप्ट बहुत दिनों से कुछ बच्चे बोल रहे थे 11th क्लास के। अभी जो मैट्रिक क्लास के बच्चों का जो रिजल्ट निकला है तो वो बोले थे कि सर हम लोग को 11th क्लास का एक पार्ट दीजिए, एक डालिए। तो हमने डिसाइड लिया कि चलिए हम मोल कंसेप्ट आप लोग के लिए वीडियो डालेंगे। तो ठीक है, आप रेडी हो जाइए। ओके, तो देखिए मोल कंसेप्ट जो 11th क्लास के फिजिकल केमिस्ट्री का जो पहला पार्ट है मोल कंसेप्ट। तो मोल कंसेप्ट में देखिए दो टर्म है, एक मोल है दूसरा कंसेप्ट है। तो सबसे पहले हम लोग ये जाने कि कंसेप्ट क्या है। मोल तो जानेंगे ही, लेकिन कंसेप्ट पहले समझे कि कंसेप्ट कहते हैं किसको। तो देखिए आप कोई भी विद्यार्थी कहीं भी पढ़ता है, किसी न किसी टीचर के पास तो पढ़ता ही है। तो मान लीजिए कि कोई मैथ के टीचर है, कोई फिजिक्स के टीचर है, कोई बायो के टीचर है, कोई केमिस्ट्री के टीचर है। उसको किसी भी चीज़ के बारे में जो आपको समझा रहे हैं, जिस तरीके से समझा रहे हैं और समझाने में जो अपना एक्शन दे रहे हैं, तौर तरीका दे रहे हैं, उनके एक्शन को, उनके तरीके को अगर आप चाहिएगा कि प्रयोगशाला में जाकर के साबित कर दे तो साबित हो सकता है। जैसे मान लीजिए कि अभी हम आपके सामने आए, आपको समझाना शुरू किए, किस तरह से हम आपको आए तो इधर फिंगर हिला, इधर हम एक्शन दिए, इधर हाथ हिला, माने नाना प्रकार की जो क्रिया हो रहा है, जो मैं एक्शन दे रहा हूँ आपके सामने, क्या इसको जा करके प्रयोगशाला में साबित कर सकते हैं? अगर इसको साबित नहीं कर सकते हैं तो इसी को तो कहते हैं कंसेप्ट। कहने का मतलब क्या है? जिस चीज को सिर्फ समझाया जा सकता है, मुंह से कहा जा सकता है कि ये चीज ऐसे हुआ, ये चीज ऐसे हुआ, मतलब कि उसको प्रयोग द्वारा आप साबित नहीं कर सकते हैं, तो उसे क्या कहेंगे? कंसेप्ट। तो कहने का मतलब क्या है कि हैविंग नो एक्सपेरिमेंटल प्रूफ इज नोन एज कंसेप्ट। जिसका कोई प्रायोगिक सबूत ना हो, जिसका कोई प्रायोगिक सत्यापन ना हो, उसे कहते हैं कंसेप्ट। तो आज से जान जाइए कंसेप्ट कहने का मतलब है कि जैसे कि मान लीजिए कि आपको मैथ बनाना है, तो आप किसी बच्चों को कैसे कहते हैं? दो विद्यार्थी आपस में मैथ बना रहा है तो कहता है कि देखो ये मैथ इस तरीके से बनेगा, इस कंसेप्ट पर बनेगा। आप हर बात में कहते हैं कि इस कंसेप्ट पर बनेगा, इस तरीके से बनेगा। तो जिस तरीके से बनेगा, जो तरीका आप समझा रहे हैं, क्या उस तरीका को आप साबित कर सकते हैं क्या लैब में? नहीं। अगर नहीं साबित कर सकते हैं तो वही तो कंसेप्ट है। कहने का मतलब क्या है कि जिसको प्रयोगशाला में सत्यापित नहीं किया जा सके, सत्यापन नहीं किया जा सके, साबित नहीं किया जा सके, उसी को कहते हैं कंसेप्ट। तो कहने का मतलब है कि हैविंग नो एक्सपेरिमेंटल प्रूफ इज नोन एज कंसेप्ट। अब दूसरी बात है कि इसमें मोल है। तो आप समझिए कि केमिस्ट्री के क्षेत्र में अगर मान लिया जाए कि अगर हम एक एलिमेंट्री पार्टिकल की बात करें, एक एलिमेंट्री पार्टिकल्स की बात करें, कहने का मतलब क्या है कि एलिमेंट्री मतलब एलिमेंट से बना हुआ। तो एलिमेंट से बना हुआ तो एटम भी हो सकता है, मोलेकुल भी हो सकता है, आयन भी हो सकता है। और खास करके याद रखिए कि जो मोल जो होता है एक संख्या के लिए है, एक संख्या के लिए, और इसकी संख्या फिक्स कर दी गई है। अगर मोल एक संख्या है और उसकी संख्या एक फिक्स कर दी गई है, तो अब सवाल ये उठता है कि वो संख्या किसके लिए है? वो संख्या या तो एटम के लिए है, वो संख्या या तो मोलेकुल के लिए है, वो संख्या या तो आयन के लिए है। तो एटम, मोलेकुल, आयन क्या होते हैं? यही तो एलिमेंट्री पार्टिकल्स है, यही एलिमेंट्री पार्टिकल्स है। अगर एटम, मोलेकुल्स और आयन एलिमेंट्री पार्टिकल्स है और इसका कलेक्शन, अगर इसके कलेक्शन की बात किया जाए तो एक संख्या के रूप में उभर करके आता है जिसको मोल कहा जाता है, और उसकी संख्या फिक्स होती है। और वो संख्या कितना होता है? 6.022 गुने 10⁻23। तो हमारे कहने का मतलब क्या है कि इट इज ए कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्री पार्टिकल्स डेट इज एटम, मोलेकुल्स और आयन विच इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10⁻23 इज कॉल्ड मोल। कहने का मतलब है कि मोल उसी को कहते हैं कि जिसमें एटम, मोलेकुल, आयन आते हैं। जैसे एलिमेंट्री पार्टिकल मतलब एटम के लिए संख्या फिक्स किया गया है, तो वो संख्या कितना है? 6.022 गुने 10⁻23। अगर मोलेकुल के लिए संख्या फिक्स किया गया है तो वो संख्या कितना है? 6.022 गुने 10⁻23। अगर आयन के लिए संख्या फिक्स किया गया है तो वो संख्या कितना है? 6.022 गुने 10⁻23। कहने का मतलब कि एटम हो चाहे मोलेकुल हो चाहे आयन हो, सबके लिए मोल के लिए एक संख्या फिक्स की गई है, और वो संख्या कितनी है? 6.022 गुने
10⁻23। कहने का मतलब है कि परमाणु, अणु तथा आयनों का वह समूह जिसकी संख्या 6.022×10⁻23 होता है, मोल कहलाता है। तो ये जो परमाणु, अणु और आयन क्या है, एटम, मोलिकुल, साइन क्या है, एलिमेंट्री पार्टिकल्स है। तो कहने का मतलब क्या है, तो किसका कलेक्शन है, किसका समूह है, एलिमेंट्री पार्टिकल्स का समूह है। और उस समूह के बाद में उसकी संख्या फिक्स है, और वो संख्या कितनी होती है, बोलिए 6.022×10⁻23, और इसी को कहते हैं मोल। अगर किसी भी टर्म से पहले अगर आप मोल यूज करते हैं तो वो मोल एक संख्या को इंडिकेट करता है, और वो संख्या होता है 6.022×10⁻23 या 23 का। ये तो बात समझिए इधर। जैसे कि मान लिया जाए कि आप किसी दुकानदार के पास जाते हैं, आप किताब की दुकान पर जा रहे हैं। मान लीजिए कि किसी दुकानदार के पास गए, उस जिस पर आप किताब कलम वगैरह रखे हुए हैं, आप विद्यार्थी हैं, आप उस दुकानदार से बोले कि एक काम करो, मुझे 1 मोल पेन दो। मान लीजिए कि आपने ऐसा सवाल किया, उससे मांगा कि मुझे 1 मोल पेन दो, 1 मोल पेन। तो पेन आपने मांग लिया संख्या में, आपने पेन उस दुकानदार से किस रूप में मांगा, संख्या में मांगा, और वो संख्या कितनी है, 6.022×10⁻23 संख्या मांग ली। आपने उससे कहा कि काम करो, हमको 1 मोल बुक दो। तो आपने किताब संख्या में मांग लिए, और वो संख्या आप कितना मांगे, 6.022×10⁻23। आपने कहा अगर केमिस्ट्री की बात करते हैं, एटम, मोलिकुल, साइन की बात करते हैं, अगर आप कहते हैं कि 1 मोल एटम की बात करते हैं, तो एटम एक संख्या में हो गया, और वो संख्या कितना हुआ, 6.022×10⁻23। तो इस तरीके से मोल कहने का मतलब क्या है, एक संख्या है, वो संख्या एटम के लिए भी आ सकता है, मोलिकुल के लिए भी आ सकता है, आयन के लिए भी आ सकता है। और एटम, मोलिकुल, आयन क्या होता है, एलिमेंट्री पार्टिकल्स है। कहने का मतलब क्या है कि यह एलिमेंट्री पार्टिकल्स का कलेक्शन है, जिसकी संख्या एक फिक्स है, और वो संख्या कितनी है, 6.022×10⁻23। तो देखिए यही बात मैंने यहाँ लिखा है कि देखिए कंसेप्ट, मैंने हर चीज आपको समझा दिया, वो बात मैंने लिखा है कंसेप्ट के लिए कि हैविंग नो एक्सपेरिमेंटल प्रूफ इज नोन एज कंसेप्ट। कहने का मतलब है कि जिसका प्रायोगिक सबूत ना हो, जिसे प्रयोग द्वारा साबित नहीं किया जा सके, उसे कंसेप्ट कहते हैं। मोल की बात है तो इट इज ए कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्री पार्टिकल्स, मतलब एटम, मोलिकुल्स और आयन, विच इज इक्वल टू 6.022×10⁻³ इन नंबर। कहने का मतलब है कि यह तात्विक कणों का कलेक्शन होता है, समूह होता है, मतलब कि यह परमाणु, अणु, आयनों का समूह होता है, जिसकी संख्या कितनी होती है, 6.022×10⁻23 संख्या में होता है। तो एलिमेंट्री पार्टिकल्स कहने का मतलब क्या है, एटम, मोलिकुल्स और आयन का कलेक्शन। तो यहाँ देखिए, अगर मान लीजिए कि कहते हैं कि 1 मोल पेन, मैंने कहने का मतलब है कि किसी भी टर्म से पहले आप मोल रख दिए तो वो टर्म एक संख्या में आ जाती है, और वो संख्या कितना होता है, 6.022×10⁻23। 1 मोल बुक कहते हैं तो 6.022×10⁻23 बुक्स, और 1 मोल एटम की बात करते हैं तो 6.022×10⁻23 एटम। तो अब देखिए कहने का मतलब क्या है कि क्लासिफिकेशन ऑफ, अब कहते हैं कि अब अगर मोल की बात पढ़ दिए, कहने का मतलब कंसेप्ट समझ लिए, मोल समझ लिए, तो अब मोल का क्लासिफिकेशन क्या हो सकता है। अगर मोलों का वर्गीकरण किया जाए तो अभी आपने क्या देखा कि 1 मोल के अंदर एटम भी है, 1 मोल के अंदर मोलिकुल्स भी है, 1 मोल के अंदर आयन भी है। इसका मतलब है कि एक परमाणु के लिए भी मोल हो सकता है, एक अणु के लिए मोल हो सकता है, एक आयन के लिए मोल हो सकता है। तो हमने मोलों का वर्गीकरण में क्लासिफाई किया है इसको, क्लासिफिकेशन ऑफ मोल में, कि मोल फॉर एटम्स, परमाणुओं के लिए मोल, मोल फॉर मोलिकुल्स, अणुओं के लिए मोल, मोल फॉर आयन, आयनों के लिए मोल। इस तरह से मोल को हमने 3 भागों में विभाजित कर दिया। इस बात को नोट कर लीजिए। हाँ, तो देखिए मैंने क्या कहा कि मोल में क्या होता है कि एलिमेंट्री पार्टिकल्स का कलेक्शन होता है। कहने का मतलब कि एटम, मोलिकुल्स और आयन का समूह होता है। तो एक मोल के अंदर एटम सम्मिलित है, मोलिकुल और आयन सम्मिलित है। अगर ये तीनों सम्मिलित है तो ये कहा जा सकता है कि मोल के मुख्य रूप से इसको 3 भाग में हम डिवाइड कर सकते हैं। एक एटम के लिए मोल, मतलब परमाणुओं के लिए मोल, दूसरा मोल फॉर मोलिकुल्स, मतलब अणुओं के लिए मोल, और तीसरा मोल फॉर आयंस, आयनों के लिए मोल। तो आज हम लोग ये देख रहे हैं कि मोल फॉर एटम्स, परमाणुओं के लिए मोल क्या हो सकते हैं।
तो देखिए अगर किसी भी परमाणु की बात किया जाए, चाहे सोडियम हो, चाहे मैग्नीशियम हो, चाहे कैल्शियम हो, कोई भी एटम आप ले लीजिए, उस एटम का जो एटॉमिक मास होता है, जैसे मान लीजिए अगर सोडियम की बात करते हैं तो उसका 23 एटॉमिक मास होता है, और उस एटॉमिक मास को हम AMU में सूचित करते हैं, एटॉमिक मास यूनिट में उसका यूनिट देते हैं। तो मान लीजिए कि अगर 23 उसका एटॉमिक मास है तो मैंने लिख दिया कि 23 AMU। अब जितना उसका एटॉमिक मास है उसको हमने ग्राम में व्यक्त कर दिया, मतलब कि 23 को मैंने 23 ग्राम में लिख दिया। ठीक है, क्लियर। और जो 23 ग्राम हुआ वो मतलब कि किसी भी परमाणु के, किसी भी एटम के एटॉमिक मास को ग्राम में व्यक्त कर दीजिए, तो जितना वो ग्राम में लिखिएगा वो 1 ग्राम एटम के बराबर होगा, और 1 ग्राम एटम 1 मोल के बराबर होता है। और अभी हमने बताया, क्या बताया मैंने, कि मोल एक संख्या होता है, और उस संख्या कितना होता है 6.022 × 10⁻23। तो कहने का मतलब क्या है कि किसी परमाणु के एटॉमिक मास को ग्राम में व्यक्त करने की क्रिया को परमाणुओं के लिए मोल कहा जाता है। यह 1 ग्राम एटम के बराबर होता है, यही 1 मोल के भी बराबर होता है, जिसकी संख्या 6.022 × 10⁻23 के बराबर होता है। अगर एटम है तो उतना एटम के बराबर, अगर मोलेकुल होगा तो मोलेकुल के बराबर, अगर आयन होगा तो आयन के बराबर होगा। ठीक है, कहने का मतलब क्या है कि व्हेन एटॉमिक मास एक्सप्रेस्ड इन ग्राम, then it is called mole for atom. It is equal to 1 gram atom. It is also equal to 1 mole whose number is equal to 6.022 × 10⁻23। अगर एटम है तो एटम्स, मोलिकुल से तो एटम की बात करते हैं तो उतना एटम्स हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए इसी बात को मैंने यहाँ लिखा है कि मोल फॉर एटम्स में व्हेन एटॉमिक मास एक्सप्रेस इन ग्राम, माने एटॉमिक मास को अगर ग्राम में व्यक्त करते हैं, मतलब कि परमाणु के द्रव्यमान को अगर ग्राम में व्यक्त करते हैं, देन इट इज नोन एज मोल फॉर एटम। तो इसे परमाणुओं के लिए मोल कहा जाता है। फिर मैंने क्या लिखा है कि इट इज इक्वल टू 1 ग्राम एटम, यह 1 ग्राम परमाणु के बराबर होता है, विच इज ऑल्सो इक्वल टू 1 मोल, जो 1 मोल के भी बराबर होता है, कुछ नंबर इज इक्वल टू 6.022 × 10⁻23, जिसकी संख्या कितनी होती है 6.022 × 10⁻23। मतलब कि परमाणु का जितना एटॉमिक मास है उसको लिख देंगे ग्राम, और जितना वो ग्राम होगा वो 1 ग्राम एटम के बराबर होगा, और 1 ग्राम एटम 1 मोल के बराबर होता है, और मोल एक संख्या है, और वो संख्या कितना होता है 6.022 × 10⁻23। तो ठीक उसी तरीके से मान लीजिए कि समझने के लिए मैथमेटिकली इसको हम क्या करते हैं, देखिए इधर कि ये एटम है, मतलब परमाणु, एटॉमिक मास परमाणुविक द्रव्यमान, और एटॉमिक वेट जिसको हमने ग्राम में व्यक्त किया है। तो देखिए जैसे मान लीजिए कि यहाँ हाइड्रोजन है, H से इंडिकेट करेंगे, ये कार्बन है CN है, ये नाइट्रोजन, ये कैल्शियम, और ये सोडियम। तो इस तरह से कोई भी हम मतलब एटम ले लें, कोई जरूरी नहीं है कि यही एटम हो, मैग्नीशियम हो, कैल्शियम हो, आपको जो भी इच्छा है आप ले सकते हैं, सोडियम हो, लिथियम हो, कुछ भी ले सकते हैं। ठीक है, तो जो भी एटम आपने लिया है उसका यहाँ पर एटॉमिक मास लिख दिया। तो एटॉमिक मास की जो यूनिट होती है, जो इकाई होता है, AMU होता है। तो हमने 1 AMU लिख दिया। यहाँ कार्बन के लिए 12 AMU, यहाँ नाइट्रोजन के लिए 14 AMU, यहाँ कैल्शियम के लिए 40 AMU, यहाँ सोडियम के लिए 23 AMU। ये हो गया एटॉमिक मास। अब इस एटॉमिक मास को हमने क्या किया कि ग्राम में लिख दिया। तो जैसे कि एक एटॉमिक, यहाँ एटॉमिक मास है 1, इसको लिए 1 ग्राम, यहाँ 12 है तो यहाँ 12 ग्राम, यहाँ 14 है तो यहाँ 14 ग्राम, यहाँ 40 है तो यहाँ 40 ग्राम, यहाँ 23 है मतलब कि 23 है तो 23 ग्राम। तो ये सब ग्राम में हमने व्यक्त किया, किसको, एटॉमिक मास को। एटॉमिक मास को हमने किस में व्यक्त कर दिया, ग्राम में। और ये सभी, इसका 1 ग्राम, चाहे इसका कार्बन का 12 ग्राम, नाइट्रोजन का 14 ग्राम, कैल्शियम का 40 ग्राम, सोडियम का 23 ग्राम, ये सभी कितने के बराबर होगा, 1 ग्राम एटम के बराबर होगा सभी। मतलब कि 1 ग्राम जो हाइड्रोजन है वो 1 ग्राम एटम के बराबर होगा, 12 ग्राम अगर कार्बन होगा तो भी 1 ग्राम एटम के बराबर होगा, अगर 14 ग्राम नाइट्रोजन है तो भी 1 ग्राम एटम के बराबर होगा, अगर 40 ग्राम कैल्शियम है तो भी 1 ग्राम एटम के बराबर होगा, अगर 23 ग्राम सोडियम है तो भी 1 ग्राम एटम के ही बराबर होगा। और 1 ग्राम एटम जहां आ जाए वो 1 मोल के बराबर होता है। और मोल क्या है, मोल इज ए संख्या, मोल क्या है, मोल इज ए नंबर, मोल क्या है, एक संख्या है, और वो संख्या कितना होता है 6.022 × 10⁻23।
तो इतना एटम, अगर एटम की बात करते हैं तो एटम्स लिखेंगे, अगर मोलेकुल की बात करेंगे तो मोलेकुल्स लिखेंगे, अगर आयन की बात करेंगे मतलब कि मोल संख्या है, याद रखिएगा इस बात को, और वो संख्या फिक्स है। तो इस तरीके से कुछ फार्मूला यहाँ देखिए कि नंबर ऑफ मोल्स, मोलों की संख्या, याद रखिएगा मोलों की संख्या बराबर अमाउंट गिवन इन ग्राम, मतलब कि ग्राम में दी गई मात्रा, बात समझिए, ग्राम में दी गई मात्रा बटा में एटॉमिक वेट, परमाणु भार। कहने का मतलब है कि मोलों की संख्या बराबर ग्राम में दी गई मात्रा बटा परमाणु भार। दूसरी बात, अगर यहाँ से हम इसको निकालेंगे कि अमाउंट गिवन इन ग्राम, मतलब कि ग्राम में दी गई मात्रा, तो कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल यानी मोलों की संख्या गुने एटॉमिक वेट, इसको तिरछा तिरछे से गुना कर देंगे, यहाँ से हमको ये बात निकल जाएगा। अगर एक फार्मूला और मोल का होता है, एक तो होगा कि जब ग्राम में क्वेश्चन दिया रहेगा तो ग्राम वाला जब क्वेश्चन दिया रहेगा, मान लीजिए कि कोई कैल्शियम है, कैल्शियम के मान लीजिए कि कोई दे दिया है कि 10 ग्राम कैल्शियम दिया है, कहता है कि उसका मोल निकाले, तो हम अमाउंट गिवन इन ग्राम वाला लेंगे। लेकिन अगर मान लीजिए कि एक ऐसा मोल का फार्मूला जिसमें एटम दिया हुआ हो, तो वहां पर एक मोल का अलग फार्मूला होता है, और वो फार्मूला क्या होता है, देखिए इधर कि मोलों की संख्या, नंबर ऑफ मोल्स मतलब मोलों की संख्या बराबर नंबर ऑफ एटम्स मतलब परमाणुओं की संख्या बटा में 6.022 इंटू 10⁻23। ये फार्मूला हो गया कब, जब मान लीजिए कि एटम्स कोई दिया होगा, मान लीजिए कि कैल्शियम है, कैल्शियम के दे दिया है कि 10⁻21 कैल्शियम एटम दिया है, तो वहाँ पर उसकी मोल की संख्या कितनी होगी, चाहे किसी भी एटम के, सोडियम के केस में, मैग्नीशियम के केस में, फास्फोरस के किसी भी एटम के केस में क्या दिया है कि मतलब कि उसकी एटम की संख्या दिया है, तो वहाँ पर मोल की संख्या कैसे निकालेंगे। तो जब एटम की संख्या दी होगी तो नंबर ऑफ एटम्स बटा में 6.022 इंटू 10⁻23, इस फार्मूला से हम लोग मोलों की संख्या निकाल लेंगे। अगर यहाँ नंबर ऑफ एटम अगर मोल की संख्या दिया हुआ है तो नंबर ऑफ एटम निकलना होगा, तो तिरछा तिरछा गुना कर देंगे, नंबर ऑफ मोल्स गुने 6.022 इंटू 10⁻23। तो ये मोल फॉर एटम के लिए बेसिक कंसेप्ट था। तो ये अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा कि मैंने कंसेप्ट की परिभाषा बताया आपको, मैंने मोल की परिभाषा बताया, और मैंने कहा कि मोल एक संख्या है, और वो संख्या है तो एटम के लिए हो सकता है, मोलेकुल के लिए हो सकता है, आयन के लिए आ सकता है। किसी भी टर्म के पहले अगर मोल लिखते हैं तो वो संख्या में हो जाता है, और वो संख्या कितनी होती है, 6.022 इंटू 10⁻23 के बराबर हो जाता है। ठीक उसी तरह से अगर एटम, मोलेकुल, आयन अगर किसी मोल के अंदर सम्मिलित है, इसका मतलब कि मोल के 3 भाग होते हैं, एक परमाणुओं के लिए मोल, दूसरा अणुओं के लिए मोल, तीसरा आयनों के लिए मोल। तो हमने परमाणुओं के लिए मोल में बताया था कि परमाणु के द्रव्यमान को ग्राम में व्यक्त किया जाता है, तो उसे कहेंगे परमाणुओं के लिए मोल, और वह 1 ग्राम एटम के बराबर होता है, और 1 ग्राम एटम 1 मोल के बराबर होता है, और मोल एक संख्या है, और वो संख्या कितना होता है, 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स। उसी प्रकार से मैंने इसमें कुछ फार्मूला दिया। ये फार्मूला, इस बात को याद रखिएगा कि कभी भी परमाणु का जो एटॉमिक मास होता है उसको ग्राम में लिखेंगे, वो 1 ग्राम एटम के बराबर होगा, वो 1 मोल के बराबर होगा, और इतना के बराबर होगा, और ये फार्मूला है। ये सारा चीज आप नोट कर लीजिए, ठीक है। अब कोई दिक्कत होगा तो हमको कमेंट करके बोलिएगा, ये पूरा नोट कर लीजिए। मूल कंसेप्ट हमने देखा कि मूल फॉर एटम के लिए ये पहला क्लास था आज। इन सारी चीज़ों को बढ़िया से ध्यान से पढ़िएगा। जब दूसरी बार हम मूल कंसेप्ट लेकर आएंगे तो इसके आगे बताएंगे, ठीक है। किसी प्रकार की कहीं भी दिक्कत, हाँ तो ठीक है, ये सारा चीज़ नोट कर लीजिएगा। जो दिक्कत होगा हमसे बोलिएगा, और वीडियो अच्छा लगे इसको लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और शेयर कर दीजिएगा, और बेल आइकन की जो घंटी है उसको दबा दीजिएगा। ओके, ठीक है।